मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, वेग, आवर्तकाल, आवृत्ति, क्षेत्रफल, एरिया, इन सबको हमने क्या किया था, फाइंड किया था। आज हम देखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। मींस कि जो इलेक्ट्रॉन हमने कहा था नाभिक के चारों क्या कर रहा है, वो एन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां हमारे पास कुल ऊर्जा निकालनी है। अब हमें क्या आता है, हमें किसी भी पार्टिकल, किसी भी कण की अगर कुल ऊर्जा चाहिए तो कुल ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कण की पहले तो हम गतिज ऊर्जा निकालें, फिर उस कण की स्थितिज ऊर्जा निकालें, फिर उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, कुल ऊर्जा। तो देखिए यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा मींस टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो टोटल होगा, योगफल होगा, क्या कहलाएगा, वो कुल ऊर्जा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कब, जब वो वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है कि जब भी कोई कण विद वेलोसिटी v, यानी विद v वेलोसिटी v वेग के साथ गति करता है, तो इस कंडीशन में कण की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 mv²। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। होती है 1/2 mv², क्या, गतिज ऊर्जा, कब, जब कोई कण क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, सिंपल है। अब देखिए हमने पढ़ा है बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट, प्रथम अवधारणा, बोर की प्रथम पोस्टुलेट यानी कि बोर की प्रथम अवधारणा क्या पढ़ी है हमने, क्या होता है उसे कि mv² बराबर kZe² अपॉन r। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ये बोर की पहली अवधारणा है, नहीं है, सिंपल है। अब देखो इस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो हम बोलते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हमारे पास, देखो 1/2 का 1/2, इस वैल्यू को यहां रख दो, क्या आ जाएगी, kZe² अपॉन r। ये क्या निकल के आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। सिंपल है बात। अब देखिए नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जब भी किसी कण की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उस कण की जो एनर्जी है क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा में उस कण की कंडीशंस में क्या होगा, चेंजेस होगा, तो उसकी क्या कहलाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा, या फिर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने आपको बता रखा है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास कि Pe बराबर k Q1 Q2 अपॉन r होता है, नहीं होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ Q1 Q2 दो कण है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन कौन है हमारे पास, इसको मतलब मैं आपको निकालना भी सिखा रहा हूँ। तो देखो k तो k कांस्टेंट है, Q1 एक इलेक्ट्रॉन और एक Q2 नाभिक है, तो Q1 की जगह मैं इलेक्ट्रॉन लिख दूं और इसकी जगह क्या लिख दूं, Ze की जगह नाभिक अपॉन r। तो Pe बराबर क्या हो गया, kZe² अपॉन r। सिंपल है, ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसमें देखिए एक चीज है, क्या निकाला था, स्थितिज ऊर्जा, हमको मालूम है ये किसके अंदर निकल के आएगी, किसके कारण, आकर्षण प्रतिकर्षण बल हमने पढ़ी है ना उस थ्योरी को, तो kZ² किसमें आएगी हमारी, इन माइनस kZ² अपॉन r। सिंपल है, ये क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी।
अब क्या चाहिए, टोटल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो। इसको हम यहां लिख लेते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, ये लिखो हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आ गया ये। अब देखिए टी ई बराबर हाफ के जेड ई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो क्या बचेगा, ये हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या बच जाएगा, टी बराबर माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये देखिए ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, टोटल एनर्जी टीई बराबर माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये कुल ऊर्जा आ गई किसकी, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या कर रहा है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। सिंपल है कहानी। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी का पहला चरण हो गया हमारा, फर्स्ट टोटल एनर्जी। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले देखो इन तीनों में रिलेशन बन रहा है। इस रिलेशन को याद रखना, ये हमारे न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। डायरेक्ट देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के जेड स्क्वायर, टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के जेड स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। कह सकते नहीं कह सकते, देखो सेम टू सेम है, सिर्फ किसका फर्क है, ये माइनस और यहाँ क्या है प्लस है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस के टीई या टीई बराबर माइनस के के, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। इन दोनों में रिलेशन आ गया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, इन दोनों में संबंध देखो क्या निकल के आएगा। कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये कुल ऊर्जा का फॉर्मूला लगा के 1/2 माइनस 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और ये स्थितिज ऊर्जा का माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब इन दोनों में रिलेशन बताओ, देखो सोचो जल्दी से, सोच के देखो इन दोनों में रिलेशन क्या निकल के आता है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में दोनों में रिलेशन क्या निकलेगा। आया दिमाग में, सिंपल सा यार दिख रहा है, देखो सेम टू सेम है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, के जेड सिर्फ इसका फर्क है, इसका जो फर्क है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये इसकी क्या होगी, दुगनी। सिंपल है। चलो अब इसको हम थोड़ा और आगे लिख सकते हैं। हम इसको लिख लेंगे हमारी कि टोटल एनर्जी का फाइनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट, n कक्षाओं के लिए हम किसको क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को निकाल रहे हैं, तो देखिए n कक्षाओं के लिए, तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा n कक्षाओं में घूमेगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, r है, तो ये त्रिज्या होगी, आप कह देते हैं इसको r है। अब देखो r n का एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, n कक्षा की त्रिज्या निकाली थी, नहीं निकाली थी, हमने निकाली थी, क्या होगी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m जेड ई स्क्वायर। होती है नहीं होती है आर एन, बताओ। सिंपल, इस वैल्यू को ध्यान रख दो। चलो रखेंगे कि टी ई बराबर माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन की वैल्यू देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसको डायरेक्ट ऊपर लिख दो, कोई परेशानी, ऊपर जाएगा ये। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, इनटू 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। अब देखो 2 से ये कट गया 2 बार। अब क्या है, टोटल एनर्जी देखो, 2 का 2, पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर, के साथ के स्क्वायर, जेड के साथ एक जेड और दूसरा जेड, जेड स्क्वायर, ई के साथ ई 4, एम क्या बच गया सिंगल, और नीचे क्या आ गया हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सिंपल है, ये क्या आ गई
टोटल एनर्जी तो जब हमने किसकी वैल्यू रखी, Rn की वैल्यू रखी, Rn की वैल्यू को पुट किया, 2 से 4 को 2 बार काटा, इन दोनों को गुणा किया, फिर 2 पाई स्क्वायर के मिलके क्या होगा k स्क्वायर z स्क्वायर e स्क्वायर e4 और देन m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। सिंपल है यहां तक। दो स्टेप टू स्टेप चलो, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आसानी से समझ में आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, CH से क्या कर रहे हैं, इसको गुणा भाग, या फिर यूं कह दो CH से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गुणा करने पर, या फिर ये कह दो गुणा भाग करने पर। अब CH क्या है, C क्या होती है अपनी लाइट वेलोसिटी, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक कितना होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। सिंपल है। तो CS से अब आपको अक्सर हमने CS से गुणा क्यों किया है, अभी इसके आंसर आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा कि CS से गुणा हमने क्यों किया है। पहले इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए टोटल एनर्जी से गुणा करेंगे, नीचे आएगा ना, ठीक है। तो TE बराबर 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e4m अपॉन CH, ये तो नीचे गुणा कर दिया, n2 CH ये ऊपर गुणा कर दिया, और ये n स्क्वायर h स्क्वायर दिख रहा है ना नीचे तक, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये CH से नीचे गुणा किया और CH से ऊपर गुणा किया। अब देखो आगे चलते हैं, TE बराबर हमने क्यों गुणा किया, अभी इसका आंसर आएगा। अब मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं इस प्रकार से, देखिए कि 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e4 अपॉन, अब देखो यार ये h है, ये h स्क्वायर, h क्यों बन जाएगा, तो c अलग अलग लिख रहा हूं मैं इसको, ये h स्क्वायर और h क्या बन गया h क्यूब, c का c। अब देखो यहां से क्या बचा, एक तो यहां से हमने z स्क्वायर नहीं लिखा, तो ये z स्क्वायर आ गया, अपॉन नीचे n स्क्वायर नहीं लिखा, ये n स्क्वायर आ गया, और ऊपर का ch रह गया, गुण। आगे समझ में, इसको मैंने अलग अलग तोड़ के लिखा है, क्यों लिखा है, वही cs से गुणा किया इसलिए, उसका आंसर भी आएगा। देखिए 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e4 z स्क्वायर बचा, ये आ गया z स्क्वायर, ch ये आ गया, नीचे से ch h और h स्क्वायर h क्यूब, और नीचे क्या बचा n स्क्वायर। अब हमने ये क्यों किया, अब इसका आंसर देखो, क्योंकि ये जो वैल्यू बनी है ना बच्चों, कौन सी वाली, ये वाली जो वैल्यू बनी है, इस वैल्यू को हम कहते हैं, अगर आपको याद हो तो पढ़ा होगा आपने ये 11th के अंदर, रेडबर्ग नियतांक, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये जो वैल्यू बनती है इससे शो करते हैं r से। अब हमने समझ में आया क्यों किया था cs से गुणा, क्यों, क्योंकि हम इतनी बड़ी वैल्यू को लेकर चलेंगे बार बार, इससे अच्छा ये हम इस पूरी वैल्यू की जगह सिर्फ क्या ले लें r, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर। तो इस वैल्यू की जगह क्या लिख दूं मैं r, ये वाला माइनस से चलिए गए, ये जो स्टार्टिंग से माइनस था यहां रह गया था, ये माइनस, तो TE बराबर इसकी जगह माइनस का तो माइनस, पूरे की जगह क्या आ जाएगा r। अब क्या बच गया उधर r CH z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आपके पास एक और टोटल एनर्जी आ गई। अब देखो इसका रिलेशन क्या निकल रहा है कि टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। सिंपल, ये तो कांस्टेंट है, ये r भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट, तो फिक्स वैल्यू है ये। तो समझ में आया हमने cs से गुणा क्यों किया था, क्योंकि मुझे ये वैल्यू बनानी थी, और क्यों बनानी थी, क्योंकि इस पूरे वैल्यू की जगह मैं सिंगल एक वर्ड लिख सकता हूं r। आ गया, ये टोटल एनर्जी का आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, सिंपल है, नोट कर सकते हो आप इसको, ये टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब हमारे पास इस दूसरा फॉर्मूला आया टोटल एनर्जी का, इसको भी हम अलग से नोट करेंगे। देखो एक तो ये आ गया था
इसका रिलेशन हमने देख लिया था दोनों के साथ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और ये आ गया -RCH(Z²/n²). इसका भी हमने रिलेशन देख लिया, ये लिखा है हमने रिलेशन, पिछले वाले का भी हमने बता दिया था आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। अब इस फॉर्मूले को हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो कई बार क्या होता है अपने एग्जाम के अंदर, ये मेजर क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है, मेजर क्वेश्चन में कई बार आता है 3 या 4 नंबर में आता है ये कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बताइए, तब आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा। और डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिंपल समझ लो, बस आपको सॉल्व करते हुए जाना है। चलो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। टोटल एनर्जी बराबर -RCH(Z²/n²). अब देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, c क्या होती है, लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻34 जूल सेकंड। z और n तो हमारे पास वैल्यू है। r देखो, हाँ मैं r की वैल्यू अपन ने यहाँ पे नहीं देखी थी, अब यहाँ देखेंगे हम r की वैल्यू। r की वैल्यू क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट। देखो r की दो वैल्यू, मैं दो वैल्यू को बता रहा हूँ आपको। r की कई प्रकार की वैल्यू होती है, आपने 11th के अंदर पढ़ी होगी थर्मो के अंदर कि r अलग अलग जब स्टेट लेते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों के लिए r की वैल्यू, जैसे गैस में अलग उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और यहाँ हम r की दो वैल्यू लेंगे, एक तो एंगस्ट्रॉम में, देखो 1/912 एंगस्ट्रॉम, एक तो r की वैल्यू ये होती है, और एक हमारी इसमें r की वैल्यू को मीटर में निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ जो फॉर्मूला, यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ इस फॉर्मूले में हमको r की कौन सी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, या तो मैं एंगस्ट्रॉम ले या किसकी वैल्यू को ले, मीटर की वैल्यू को ले, जिससे अपने को सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो आप बताइए क्या लेंगे इसमें, सिंपल है। जब यहाँ देखो मीटर पर सेकंड आ रहा है, जूल सेकंड आ रहा है, तो इसको हम मीटर में लेके चलेंगे। तो इसको याद रखना, 1/912 एंगस्ट्रॉम की होती है वैल्यू। अब देखो 1.097 into 10⁻⁷, ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 into 10⁻⁷, किसमें, मीटर इनवर्स, किसमें होती है, मीटर इनवर्स। अब देखो अपने पास तीनों जो कांस्टेंट वैल्यू थी, तीनों कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास, r भी है, ch भी है, सॉरी r भी है, c भी है और h भी है। अब इन तीनों वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पर r की वैल्यू को याद रखना कितनी होती है, 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। सिंपल है, नहीं माइनस नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इन वैल्यू को पुट करो कि TE बराबर, इन वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, पुट करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्यूशन क्या आएगा, -13.6 Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गई आपकी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन दी nth ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, उसकी कुल ऊर्जा कितनी निकल गई, न्यूमेरिकल वैल्यू -13.6 Z²/n², किसमें आती है वैल्यू, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तीन वैल्यू निकल के आई हैं। फाइनल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसके अंदर आती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सिंपल है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आज क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को फाइंड करना। तो ये हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें कोई समस्या हो इसको आप नोट कर लो, तीनों फॉर्मूलों को, और ये तीनों को आप याद कर सकते हो आसानी से। 13.6 Z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है। अब देखो इसको याद, अब यहां से हम क्या करें, जैसे कि हम बात करें ये एनर्जी लेवल के बारे में। चलो एनर्जी लेवल से पहले हम इसकी
जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कुछ कक्षाओं के लिए एनर्जी निकालते हैं कि जैसे हम कहें पहली ऑर्बिट के लिए बात करें, दो फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z²/n²। किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, 4 हाइड्रोजन एटम, Z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गई होगा, तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपन कौन सी ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट ले लें, तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल। दूसरी बात करें, E2 बराबर -13.6 इंटू Z², 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना आएगा -3.4। अब ये मुझे तो याद है, ये आपको याद रखनी है 5 ऑर्बिट तक, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर मान लो आपको याद नहीं होती है तो आप क्या करोगे कि वही जो भी n ऑर्बिट है जिस आप ले रहे हो उसका स्क्वायर करके इसमें भाग दे दोगे, एक ये तो हमेशा बन रहेगा। जैसे मान लेता हूं मुझे 9वीं ऑर्बिट के लिए चाहिए, तो क्या करूंगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे। सिंपल। E3 -13.6 into 1/9, E4 -13.6 into 1/4 है तो 60, E5 -13.6 into 1/25। सिंपल बच्चों, ये हमारा क्या आ गया। अब देखो इनकी ऑर्बिट क्या क्या होगी, इसमें आप भाग देके चाहो तो निकाल सकते हो, और चाहो तो मेरे कहने पर 5 ऑर्बिट तक तो आपको क्या करनी है, कंप्लीट याद करनी है कि पहले में होती है, दूसरे में होती है तीसरी, तो तीसरी जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की उसमें उसकी क्या कहते हैं इसको, टोटल एनर्जी क्या होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो पहले में ये हो गई, दूसरे में ये हो गई, तीसरे, अब हम इसको क्या करेंगे, चौथे के लिए 16 का भाग देना, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें के लिए क्या करेंगे, 25 का भाग दे देंगे इसमें, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखिए ये आपके पास 5 ऑर्बिट की क्या आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि पहले ऑर्बिट में कितनी होती है, -13.6, दूसरे में -3.4, तीसरे में 1.51, चौथे में 0.85 और पांचवें में 0.54। और ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, इन माइनस। अब ये जो माइनस का साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा के साथ नाभिक से क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। ये माइनस का चिन्ह शो करता है। और आप जो इन 5 ऑर्बिट की 5 कक्षकों की ऊर्जा है तो कम से कम डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यू हमारे क्या आती है, काम पड़ती है, इनकी जरूरत पड़ती है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखो कई सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं छोटे छोटे से, कि जैसे कि आपने देखा, अभी हम इसको रफ नहीं कर रहे हैं, कक्षकों की एनर्जी लिखी हुई है कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट E1, ये सेकंड में एनर्जी, ये थर्ड में, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब ये देखो आप, जैसे हम इससे वो सिंपल एक ड्रॉ करके देखते हैं कि एनर्जी लेवल क्या होगा। देखिए अब हम कहते हैं ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, n बराबर 1। चलो इसको यहाँ पे एनर्जी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, n बराबर 1, ये पहली ऑर्बिट है। और लास्ट में जाके n बराबर इंफिनिटी मान लेते हैं, ये इंफिनिटी ऑर्बिट हो गई। अब देखो यहां थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी। अब देखो 13.6, 3.4, यानी कि अगर सिंपल अगर सोचो तो बताओ एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऑर्बिट में घट रही है बढ़ रही है, सोचो।
अब ये मत कहना कि 13.6 थी 3.4 कम हो रही है, नहीं, किसमें वैल्यू माइनस में, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। अब देखो एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखो, अपन ने देख रखा है E बराबर SC अपॉन क्या होता है, लैम्डा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, यानी कि इससे क्या रिलेशन निकलेगा, अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ मींस तरंगदैर्घ्य की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका अपोजिट, अगर एनर्जी आप घटा रहे हो कि एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे ऊर्जा का मान कम होता जाएगा वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस रिलेशन को याद रखना, यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य क्या है, इनवर्सली दोनों एक दूसरे के, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हम कक्षकों में ऊपर जा रहे हैं कि E1 E2 E2 यानी N1 N2 N3, तो हमारी एनर्जी का मान बढ़ रहा है, तो यानी एनर्जी का मान अगर बढ़ रहा है तो तरंगदैर्घ्य का मान जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी क्या होगा, घटेगा। यानी कि अब इससे क्वेश्चन बना कि नीचे नीचे यानी फर्स्ट ऑर्बिट में, पहले कक्षक में ऊर्जा कैसी होगी, कैसी होगी, सबसे कम, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही बढ़ रही है, और लेकिन ऊर्जा सबसे कम होगी तो तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, सबसे ज्यादा। तो हम यहां लिखते हैं कि E मिनिमम पहली नीचे ऑर्बिट में और लैम्डा मैक्सिमम, और अनंत पर क्या होगा, E मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, समझ रहे हो। यानी कि अब ऊपर जाएंगे तो पहले ऑर्बिट में तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो ये देखो मैं स्पेस इसी प्रकार जब भी ड्रॉ करो ध्यान रखना, वेवलेंथ का ध्यान रखना, यानी कि इस स्पेस का ध्यान रखना। तो पहले में तो ज्यादा आ गया n बराबर 1, ये n बराबर 2। अब जब तीसरे ऑर्बिट लेंगे इसको थोड़ा कम कर देंगे, ये थोड़ा सा कम हो गया n बराबर 3। फिर ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे इनके बीच में स्पेस, मतलब सिंपल सी वेवलेंथ को हम सिंपल कह सकते हैं, वैसा इन दोनों इन कक्षों के बीच में स्पेस n बराबर 4। अब जैसे और ऊपर जाएंगे ये और कम हो जाएगा, n बराबर 5। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते चलेंगे n बराबर 6 7 8, स्पेस धीरे धीरे यानी वेवलेंथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। सिंपल है बच्चों, ठीक। अब देखो यहाँ एनर्जी को मालूम है, फर्स्ट ऑर्बिट है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पांचवी कितनी होगी, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है, ये हमारी 5 ऑर्बिट के लिए हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ किया। अब इसमें क्या हो रहा है देखेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंफिनिटी पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी पर वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य की वैल्यू क्या होगी, तब आप उससे क्या कहोगे कि क्या होगी। ये n बराबर हमारी कितनी है, उधर फॉक्स वाला है, n बराबर 1 है, हमारी पहली ऑर्बिट है, ध्यान रखना ये पहली ऑर्बिट है, ये यहां लिख दे रहा हूं ऊपर n बराबर 1। ये फॉक्स से यहां दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या कहा कि हम ऊपर गए तो ये इंफिनिटी पर एनर्जी क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी। अपन क्या कह सकते हैं कि भाई साहब इंफिनिटी पर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम अधिकतम, वेवलेंथ मिनिमम। अब वो मैक्सिमम कितनी होगी, किसमें जा रहे हो एनर्जी में, माइनस में बढ़ते हुए जा रहे हो, तो ये ऊपर यानी कि अनंत पर एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, सॉरी वेवलेंथ मिनिमम और एनर्जी मैक्सिमम। सिंपल है कहानी, कोई परेशानी नहीं बताई। ये हमारा एनर्जी लेवल हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके लिए 5 ऑर्बिट के लिए हमने इसको बनाया है। अब देखो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अब यहां एक नई चीज आ जाएगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो इसको इसी क्लास में देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि याद है आपको बोर की हमने थर्ड पोस्टुलेट देखी थी, हमने कहा था आपसे कि इसको याद रखना, एक लाइन बताई थी हमने आपको, वहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये अपना आगे के टॉपिक में आएगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा।
कि बोर ने थर्ड पोस्टुलेट में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में मूव होता है। लो से हाई में जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में मूव हो रहा है, तब क्या करता है, अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है, किसकी फॉर्म में, EMW की फॉर्म में। यानी कि अपनी एनर्जी का क्या कर रहा है, वो उत्सर्जन कर रहा है। और किसके रूप में करता है उत्सर्जन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और यहां से ये निकल के आएगा। अब ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, मूव होता है, तो अपनी एनर्जी ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और किसकी फॉर्म में करता है वो उत्सर्जन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की फॉर्म में। ध्यान रखना, किसके रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और ऊर्जा का जो ये उत्सर्जन हो रहा है, इस उत्सर्जन के कारण हाइड्रोजन परमाणु का हमें लाइट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसकी उत्पत्ति को अपन देखेंगे वो कैसे होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्राप्त होगा स्पेक्ट्रम, और उस स्पेक्ट्रम के में हमें कई प्रकार की स्पेक्ट्रम श्रेणियां मिलती है। अब उन श्रेणियों को कैसे देखें, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले हम सीरीज देख लेते हैं श्रेणियों को, क्योंकि ड्रॉ दोबारा करना पड़ेगा हमको, इसी में देख लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, चलो इसको बाद में इसी में देख लेते हैं, नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है, ये कौन से ऑर्बिट में आ गया, पहले में आ गया। अब हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से आ रहा है, पहले में आके रुका, फोर्थ में आ रहा है, फिर पहले में आके रुक गया, फिर थर्ड से आ रहा है, फिर सेकंड से आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया, कहां के रुका, वो फर्स्ट ऑर्बिट में, पहले कक्षक में। अब ऐसे मान लेते हैं दोबारा इंफिनिटी से आ रहा है, सेकंड में रुका, फिर से फिफ्थ कक्षक से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, और ये थर्ड से आ रहा है। इसके बाद दोबारा इंफिनिटी से आया, वो थर्ड में रुका, ये फिफ्थ से आया, और ये फोर्थ से आया। फिर इसके बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं लाइनों को। अब इसका तो हो गया n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, थर्ड तक आ गया। अब इसके बाद दोबारा इंफिनिटी से 4 में आ रहा है, फिर 6, इसको मान लेते हैं मैं 6, फिर ये फिफ्थ से 4 में आ रहा है, फिर इसके बाद दोबारा से इंफिनिटी से आ रहा है फिफ्थ में, और ये हमारे आगे ऑर्बिट है, फिर वो 6 से आ रहा है, 7 से मान लेते हैं, फिर ये 6 से आ रहा है, किसमें आगे होगा, फिफ्थ में। तो देखो इससे क्या पता लग रहा है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी घूम के आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में रुका, फिर सेकंड में रुका, फिर तीसरे कक्षक में रुका, फिर चौथे में रुका, फिर पांचवें में रुका, फिफ्थ में रुका। तो यहां से ये सीरीज कनेक्ट होंगी। कैसे कनेक्ट होंगी, बोर्ड ने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी घूम के आए, इंफिनिटी से आया, किसी भी कक्षक से, किसी भी ऑर्बिट से आए, लेकिन जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आकर रुकेगा, तो वहां पर लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज जनरेट होगी। कब, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चलकर, किसी भी ऑर्बिट से चलकर आएगा, लेकिन कहां रुकेगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट में। तो कौन सी एनर्जी आएगी, कौन सी सीरीज मिलेगी हमें, लाइमन। इसी प्रकार से जब वो सेकंड में आकर रुकेगा, तो हमें मिलेगी बामर, बारहवीं श्रेणी। जब थर्ड में रुकेगा तो पाशन, पाशन सीरीज। इसके बाद फोर्थ के लिए ब्रैकेट, और नंबर लास्ट फुंड, ब्रैकेट। देखो हमने 5 ऑर्बिट तक देखा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आए,
या किसी भी बड़ी ऑर्बिट से आए हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है और लेकिन वो कहां रुक रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आकर रुक रहा है, तो हमारे पास कौन सी सीरीज क्रिएट होगी, लाइमन श्रेणी। और जब वो सेकंड ऑर्बिट में आएगा, दूसरे कक्षक में आकर रुकेगा, तो कौन सी बनेगी, बामर, तीसरे में पाश्चल, फोर्थ में ब्रैकेट और फिफ्थ में फुट। सिंपल है कहानी, इसको याद रखना। ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हमने एनर्जी लेवल भी साथ साथ में ही सीख लिया, कोई परेशानी किसी को। अब देखो हमने कहा था ये सीरीज बता दी हमने। अब हम देख लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हमने कहा था उत्पत्ति। अब चलो उत्पत्ति को भी हम आज ही देख लेते हैं इसको, जिससे पूरा टॉपिक हमारा एक बार में खत्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्रिएट कहां से हुई। देखो तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ये क्या हमारा हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, और ये है हमारा लो एनर्जी लेवल। इसको हम कह देते हैं लो E1 एनर्जी, और यहाँ पर हम E2 कह देते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है N1, और इसको हम N2 कह देते हैं। कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, वो उत्सर्जन यानी कि ऊर्जा को क्या करेगा, इमिट करेगा एनर्जी को। ठीक है, ऊर्जा क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, वो इमिट करता है, किसकी फॉर्म में, EMW की फॉर्म में, EMW की फॉर्म में। इससे क्या होता है, स्पेक्ट्रम। तो अब बोर की थर्ड पोस्टुलेट से हम लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर T2 माइनस T1, लिख सकते हैं, है हमारे पास। अब हमने देखो E1 और E2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम। जैसे हम एनर्जी लेवल जो टोटल एनर्जी निकाली, E1 हम कहते हैं माइनस RCH Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर होती है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1। E2 क्या कह सकते हैं, E2 बराबर माइनस RCH Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, सिंपल कह सकते हैं। अब इन वैल्यू को यहां पुट करो, डेल्टा है, चलो हम क्या देख रहे हैं, उत्पत्ति हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, डेल्टा E बराबर E2 पे लिखो माइनस RCH Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, E1 की रखो माइनस RCH Z स्क्वायर अपॉन N। ये कहां से आई वैल्यू पता है ना, अभी हमने जस्ट टोटल एनर्जी निकाली है, ये टोटल एनर्जी वही है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में मांग रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा E बराबर माइनस RCH Z स्क्वायर, डायरेक्ट होते इसको कॉमन लेके, कॉमन ले लो RCH Z स्क्वायर। चलो तो अब ध्यान देना, माइनस RCH Z स्क्वायर कॉमन लिया मैंने पूरे, चलो डायरेक्ट करने दो यार, दिक्कत आई। चलो अपन एक स्टेप ही करेंगे, माइनस RCH Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस RCH Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। अब कॉमन निकालो, चलो कि RCH Z स्क्वायर कॉमन आ गया। अगर वो मैं इस माइनस को से काट लेगा, RCH Z स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, बचा ही नहीं, बचा बच गया ना ये डेल्टा E बराबर RCH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर। सिंपल है कहानी, ये डेल्टा E आ गया। अब हम इसको और हम आगे लेके जाएंगे कि देखो अपने पास एक चीज थी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, E बराबर HC अपॉन लैम्डा, होता है नहीं होता, इस वैल्यू को याद रखो, नीचे लिख रहा है ना HC अपॉन लैम्डा बराबर कि RCH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये वैल्यू लगाने की, ये नीचे दिख तो रहा है आपको सबको, दिख रहा है ना ये, हाँ सही है दिख रहा है। अब देखो ये इस E की वैल्यू हमने ये रखी, देखो CS से CH मान के गया कि नहीं गया, क्या बच गया अपने पास यहाँ 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या बचा, यहाँ R और Z, R Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इधर भी दिख रहा है ना साइड में भाई, ऐसा नहीं हो कि कट जाए बाद में और आपको दिखे नहीं, हाँ दिख रहा है, R Z स्क्वायर 1 अपॉन ये आ गया, सिंपल है। अब देखिए 1 अपॉन लैम्डा निकल गया। अब यहाँ हम चाहें तो इस पे लिख सकते हैं, देखो R क्या है, कांस्टेंट है, ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, Z = 1,
क्या आ गया 1 लैम्डा बराबर r 1 अब देखो कई सब फॉर्मूले निकल रहे हैं सारे 1/n² माइनस 1/n²। एक फॉर्मूला ये आ गया, लो एक ये आ गया था, एक हमारे पास ये आ गया जेड की वैल्यू। अब देखो r क्या है, वो रेडबर्ग कांस्टेंट है नहीं है। अब मान लो रेडबर्ग कांस्टेंट को लगाएं तो कांस्टेंट का साइन आएगा 1 लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/n² माइनस 1/n²। ये सब ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ एक चीज सोचने वाली है, बार बार 1 लैम्डा आ रहा है। 1 लैम्डा क्या है? लैम्डा को तो हमको मालूम है, लैम्डा तो क्या होती है हमारी वेव फॉर्म होती है, लेकिन ये 1 लैम्डा क्या चीज है? 1 लैम्डा क्या होगी भाई? 1 लैम्डा को कहेंगे बेटा वेव फॉर्म, तरंग संख्या, वेव नंबर क्या होती है? तरंग संख्या क्या होती है? 1 लैम्डा क्या होती है? तरंग संख्या। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, मान लो ये हमने फॉर्मूला पुट किया, हमारे पास वैल्यू किसके 1 लैम्डा की, लेकिन हमको लैम्डा निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसका इनवर्स कर देंगे। कैसे? इसको सिंपल से ऐसे समझ लो, मान लो 1 लैम्डा की वैल्यू है मेरे पास 25/16, 25/16। मुझे लैम्डा चाहिए, लैम्डा क्या जाएगा 16/25, सिंपल, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी यहां से क्या हो गई? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो तरंग संख्या है या जो वेवलेंथ है उसकी क्या होगी बेटा? उत्पत्ति हो गई, सिंपल है। अब यहां पर अगर हम देखें स्पेक्ट्रमी रेखाओं को समझने के लिए, स्पेक्ट्रमी सीरीज ये जो हमने अभी देखी थी ना, सीरीज लाइमन बामन पार्शल, देखो वहां n1 n2 या फॉर्मूले में हमारे पास n1 n2, तो यह n1 n2 क्या चीज है? देखो n1 n2 सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाई एनर्जी लेवल से जो लो एनर्जी लेवल में आ रहा था, किसी भी ऑर्बिट से फिक्स ऑर्बिट में आ रहा था, वो n1 n2 n3 में आ रहा था, तो जहां से वो चलकर आ रहा है वो तो क्या हो गया उसके लिए n2, और जहां आकर रुक रहा है वो क्या हो गया उसके लिए n1। अब देखो अपन तीनों के लिए देखते हैं, लाइनमैन, बामर, पार्शल, ब्रैकेट, ये दिख रहा है ना, लाइनमैन, बामर, पार्शल और ब्रैकेट, इन चारों के लिए, हाँ दिख रहा है, इन चारों के लिए अगर अपन को n1 n2 को याद रखना है तो याद रखने के लिए क्या करेंगे? देखो सिंपल से गणित बताता हूं मैं आपको। इसके लिए n1 और इसके लिए n2। अपन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन में किसी भी ऑर्बिट से आकर फर्स्ट में रुकता है तो वह कौन सी थी? लाइनमैन, यानी कि जो जहां आकर वो रुका है वो तो उसकी क्या है? n1 है। अब देखो अपन की 4 सीरीज मिली थी, लाइनमैन, बामर, पार्शल, ब्रैकेट और फुंड, अपन 4 से ही अपन को काम पड़ेगा। सेकंड ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में रुकी थी, वहां मिलेगी बामर, उस बामर के लिए n1 2, थर्ड में पार्शल थी n1 बराबर 3 और ये n1। देखो एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको याद करने का, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, n1 n2 आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे? सिंपल, इसको सीरीज से याद करो, लाइनमैन, बामर, पार्शल, ब्रैकेट, और इन सब की काउंटिंग कर दो 1 2 3, मतलब ये जो जिस नंबर पर आ रहा है वो उसके लिए क्या है? n1 है। सिंपल ऐसे याद रखो कि भाई ब्रैकेट, लाइनमैन, बामर, पार्शल, ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन से नंबर पे? 4th पे, तो उसके लिए क्या हो गया? n1 4। अब बात n2 इसके जस्ट आगे वाले नंबर हो सकते हैं कोई भी, एक के आगे वाला 2 3 4 5 6 7, इसके लिए n2 2 के आगे 3 4 5 6 7, इसके लिए n2 4 5 6 7 8, इसके लिए n2 5 6 7 8 9। सिंपल है कि नहीं? देखो ये कभी भी चेंज होगा क्या? कभी नहीं हो सकता ये चेंज। और n2 इनके जस्ट आगे वाली गिनती लिखो। अब ये सोचो, देखो बामर में n2 का मान कभी 1 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों? जब n1 ही यानी कि बामर मिलेगी कब? जब n = 2 होगा तभी तो मिलेगी, तो इसके लिए n2 हमेशा 2 से ऊपर ही होगा। और ब्रैकेट में n1 का मान कभी 4 से नीचे जा सकता है क्या? n2 का मान कभी नहीं जा सकता। सिंपल है बेटा।
तो इस प्रकार से ये n1 n2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब जो भी न्यूमेरिकल आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग हम इनको बात कर सकते हैं, और इनके जो कई वेवलेंथ और एनर्जी लेवल के न्यूमेरिकल बनेंगे उनको भी अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी इसी क्लास में। हमने टोटल एनर्जी भी निकाली, टोटल एनर्जी के अंदर रिलेशन भी देखे दोनों तीनों। उसके बाद हमने हाइड्रोजन एटम के लिए अपन ने करेगा एनर्जी लेवल भी देखा, डायग्राम ड्रॉ किया था। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने सारी सीरीज देखी हमारी लाइमन वामन पास्ट्रम लेके। फिर इसके बाद इसके अंदर उत्पत्ति देखी कि किस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे।